दिस इज विकी वर्मा फ्रॉम जीरो क्लासेस। और आज हम साइंस में करने वाले हैं कोशिका का, जो हमारा चैप्टर पेंडिंग है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर जो हैं कोशिका के लगा लिए हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से वो वीडियोस देख सकते हैं। उम्मीद आपको पसंद आएंगी। और अगर आप हरियाणा जीके की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे माई जीरो क्लासेस चैनल से हरियाणा जीके की बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। हमारे पास ऐसी ट्रिक्स हैं कि आपको सिर्फ वीडियोस देखनी है और वीडियोस देखने के बाद आपको ऑटोमेटिकली सारी हरियाणा जीके क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। और शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर जो है। देखो, इससे पहले हमने जो है कोशिका के बारे में जितना भी हमने पढ़ना था, फिलहाल हम जान पहचान जो थी कोशिका की वो सारी कर चुके हैं। मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ कि कोशिका आखिर होती क्या है। कोशिका क्या है, हमारे शरीर का सबसे जो आधारभूत इकाई है, सबसे छोटा हिस्सा जो है वो क्या होती है, हमारी कोशिका। कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल। और ये क्या होती है, ये एक फैक्ट्री की तरह होती है। हमारे शरीर में जितना भी वर्क चल रहा है वो सारा करना कौन करती हैं, वो कोशिकाएं करती हैं। कोशिकाएं मिलकर अंगों को बनाती हैं और उनके अंदर जो वर्क चल रहा है वो छोटी छोटी कोशिकाओं के अंदर ही होता है। अब हमें ये जहाँ तक अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो हमने कोशिका को क्या माना है, एक फैक्ट्री माना है। क्या माना है, एक फैक्ट्री या एक ऑफिस। जैसे ऑफिस में वर्क चलता है वैसे क्या चलता है हमारी कोशिका में। और कोशिका के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक। हमने पढ़ा था कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य। आज हम जो करने वाले हैं, देखो अगर आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा कि हमने जब भी कोशिका बनाई थी तो उसके बीच में एक ऐसा पॉइंट बनाया था। यहाँ पे था क्या, कोशिका द्रव्य। सबसे ऊपर क्या था, कोशिका भित्ति। और उसके बीच में क्या थी, कोशिका झिल्ली। अब हम बात करते हैं जो बीच का ये पार्ट था, इसको हम क्या बोलेंगे, ये होता है केंद्रक। और केंद्रक क्या है, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूक्लियस बोला जाता है इंग्लिश में, इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। देखो इंग्लिश में इसे न्यूक्लियस बोला जाता है। आपको क्या ध्यान रख, देखो इंग्लिश के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत वीडियोस पढ़ी हैं यूट्यूब पे, लेकिन जो हिंदी मीडियम के हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो स्पेशली ये वीडियोस हिंदी मीडियम के लिए है। देखो क्या होता है केंद्रक, तो न्यूक्लियस क्या है, एक केंद्रक। और केंद्रक से इतने क्वेश्चन बनते हैं ना हर एग्जाम में, चाहे आप एसएससी का ले लो, चाहे टेट ले लो, कोई भी, चाहे आप एचएसएससी का ले लो, तो हर एग्जाम में आता है। तो केंद्रक के बारे में आज हमने पढ़ना है। तो लिखो आप एक केंद्रक। सबसे पहले हम बात करते हैं कि केंद्रक की खोज किसने की थी। तो केंद्रक की जो खोज की थी वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने। देखो अगर हम बात करते हैं कोशिका की, तो कोशिका की खोज करने वाला कौन था, रॉबर्ट हुक था। कौन था, रॉबर्ट हुक। लेकिन केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन। और अक्सर बच्चे क्या होते हैं, ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन टिक करें या रॉबर्ट हुक। आपको क्या रहता है, अभी आपको ये लगेगा कि हमें याद है, लेकिन जब एग्जाम में डाला होता है तो हम कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ कि आपको क्या याद रखना है कि ये एक अंडा है। क्या है, अंडा। और अंडे के बीच में एक भाग होता है ना, गोल सा ऐसे केंद्रक होता है। तो वो किस रंग का होता है, वो होता है पीले रंग का होता है, मतलब कलरफुल होता है। वो क्या होता है, कलरफुल होता है, येलो कलर का होता है, कलरफुल होता है। और इसके अंदर भी क्या बात हो रही है, कलर की बात हो रही है। क्या बात हो रही है, कलर की। तो आपको क्या याद रखना है कि जो केंद्रक होता है ना, ये कलरफुल होता है। तो कलरफुल से जब भी आप देखोगे केंद्रक, तो वहाँ पे आपको रॉबर्ट ब्राउन ही याद आएगा, क्योंकि रॉबर्ट हुक कोई कलर नहीं है। तो आपको हमेशा याद रहेगा कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, केंद्रक की खोज की थी। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो केंद्रक जो है सारी जी कोशिका है। मैंने जैसे बात किया था कि ये क्या है, ऑफिस है। तो ऑफिस के अंदर आपको पता है कि एक जो मैनेजर होता है, मैनेजर का वर्क क्या होता है कि सारा फैक्ट्री है या सारा ऑफिस है उसके ऊपर क्या रखना, नज़र रखना और उसके कामकाज को देखना। तो वैसे ही एक कोशिका के अंदर जो सारा वर्क चल रहा है उसके ऊपर देख रेख रखने का काम कौन करता है, उनको जो ऑर्डर देने हैं वो सारा काम कौन करता है, हमारा न्यूक्लियस, केंद्रक। तो केंद्रक हमारा क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ कोशिका का। तो आपको लिखना है कि इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कोशिका का दिमाग कहा जाता है। दिमाग या मैनेजर कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मैनेजर कहा जाता है। किसे,
केंद्रक को। अब ये क्या काम देखता होगा, मैंने आपको देखो हमारा शरीर क्या करता है, हम खाना खाते हैं, हमारे खाने को वो सीधा नहीं हमें ऊर्जा देता, उसको ऊर्जा में बदलना पड़ता है, उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी लगती है, बहुत सारा काम लगता है, बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। तो इन सब चीज़ों को देखो, बैक्टीरिया को ख़त्म करना, ये सारा काम चलता है। ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन को वहाँ तक पहुँचाना, तो ये सारा काम होता है। ये कहाँ होता है, तो ये कोशिकाओं के अंदर होता है। क्या होता है, कोशिकाओं के अंदर होता है। अब जो चीज़ें काम करेंगी उनको भी खाने की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी बिना ऊर्जा के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर कोई भी वर्क चल रहा है, कोई भी चीज़ अगर गति कर रही है या उसमें कुछ भी तरह का काम चल रहा है, तो वो क्या कर लेती है, ऊर्जा लेती है। और ये सारा जो है इसके अंदर, कोशिका के अंदर अलग अलग भाग होते हैं जिनके अंदर ये काम चलता है, और उनको देखने का काम, उनको ऑर्डर देने का काम कि कितनी चीज़ की जरूरत है, ये सारा कौन करता है, हमारा कोशिका का केंद्रक भाग करता है। कौन करता है, केंद्रक। तो हमें याद रखना है कि कोशिका का जो दिमाग है, जो काम की देखरेख करता है, वो कौन है, हमारा केंद्रक है। अब केंद्रक क्या हुआ, जब देखो जो जितने भी हमारे वर्कर होते हैं, वर्कर के लिए क्या बने होते हैं, छोटे छोटे कैबिन बने होते हैं काम करने के लिए। लेकिन जो मैनेजर होता है उसका एक बड़ा सा ऑफिस बना होता है ना, कि मैनेजर का ऑफिस क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। तो हमें ये भी याद रखना है कि कोशिका का सबसे बड़ा भाग क्या है, कोशिका का सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग कौन है, तो ये केंद्रक ही है। क्या है, केंद्रक है। ये बात भी आपको समझ आ गई होगी कि जब मैनेजर है तो मैनेजर का ऑफिस क्या होगा, बड़ा होगा। तो कोशिका का अगर सबसे बड़ा भाग, पेपर में क्या आता है कि कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, केंद्रक होता है। कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है, केंद्रक को कहा जाता है। अब इसके पास देखो जो मेन चीज़ें होती हैं, अब मेन अगर हम जो भी ऑफिस के प्रति जितनी भी मेन जानकारी है या सभी स्टाफ की जानकारी किसके पास होती है, मैनेजर के पास होती है। वैसे ही केंद्रक के पास क्या होती हैं, जो मुख्य चीज़ें होती हैं हमारे शरीर की, वो भी किसके पास होती है, हमारे केंद्रक के पास। क्या क्या होता है इसके पास, तो इसके पास क्या होता है, डीएनए होता है। एक तो क्या होता है, डीएनए, इसे बोला जाता है डीएनए। और एक होता है डीएनए, आपने कभी ना कभी सुना होगा, एक होता है आरएनए। क्या, आरएनए, आरएनए। तो ये बात आप नोट करो कि केंद्रक के अंदर क्या क्या होता है। केंद्रक के अंदर डीएनए और आरएनए उपस्थित होता है। ये और चीज़ों में भी होते हैं, कोशिका के और पार्ट्स में भी होते हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि कई बार पूछ लेते हैं कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो वहाँ पे हमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो हमें याद रखना है केंद्रक के अंदर पाया जाता है डीएनए। क्लियर है, डीएनए और आरएनए का मैं अलग से बताता हूँ, फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारे केंद्रक की। यहाँ तक आपको क्या पता चल गया होगा, एक और बात याद रखना कि डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक अम्ल के रूप में पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल के रूप में पाया जाता है। अम्ल क्या होता है, एक तेजाब एसिड के रूप में पाया जाता है। तो हमें ये पूछ लेते हैं न्यूक्लिक अम्ल के रूप में पाया जाता है। हमें क्या पूछ लेते हैं कि कोशिका के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको क्या याद रखना है, न्यूक्लिक अम्ल। Na से ही आपको पता चलता होगा न्यूक्लिक अम्ल। क्या पता चलता होगा, न्यूक्लिक अम्ल। तो हमें क्या रखना है हमेशा ध्यान कि जो आरएनए और डीएनए कहाँ पाया जाता है, हमारे केंद्रक के अंदर पाया जाता है। यहाँ तक हमें ये 4 पॉइंट जो मैंने आपको बताए, ये चारों आपको क्या रखना है। एक तो ये सबसे बड़ा भाग है, डीएनए आरएनए होता है, इसके बाद ये कोशिका का क्या है, मैनेजर है। तो ये सारी बातें, और इसके पास क्या होती है, एक कोशिका झिल्ली भी, इसके पास केंद्रक झिल्ली भी होती है, जो क्या करती है, झिल्ली का क्या काम होता है, फिल्टर करना। फिल्टर करने का काम किसका होता है, झिल्ली का काम होता है, जो हमारी किसकी थी, कोशिका की झिल्ली करती है। वैसे ही क्या होता है, केंद्रक के पास भी एक क्या होती है, अपनी एक झिल्ली होती है। अब हम बात करने वाले हैं कि डीएनए और आरएनए क्या होता है। डीएनए और आरएनए, और काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम रहती है कि डीएनए और आरएनए क्या होता है। पहले हम उसकी बात कर ले, फिर हम आगे चलते हैं। ये केंद्रक था, तो आज हम बात करते हैं डीएनए और आरएनए क्या है। डीएनए और आरएनए, तो डीएनए के लिए आप रखो डीऑक्सीराइबोस। क्या, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। तो ये कहाँ के, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखने एग्जाम में आ जाती है। और अगर हम बात करते हैं आरएनए की, तो ये है राइबोस। क्या, राइबोस। अब मेरी बात को ध्यान से सुनते हैं ना बच्चे, क्योंकि आरएनए और डीएनए में
इतने सारे क्वेश्चन आते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। इस बार टेट में भी आए थे, HSSC में भी आए थे। तो हमें याद रखना है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, इसकी पहले क्या हमें याद करनी है, फुल फॉर्म न्यूक्लिक अम्ल। अब हमने बात की थी कि डीएनए और आरएनए पाया कहाँ जाता है, केंद्रक के अंदर, क्योंकि हम केंद्रक की बात करते हैं। लेकिन डीएनए और आरएनए कोशिका के किसी और पार्ट्स में पाए जाते हैं, वो कौन से हैं? तो डीएनए जो है, डीएनए एक तो पाया जाता है केंद्रक में, कहाँ, केंद्रक, और कहाँ पे, एक हमने बोला था माइटोकॉन्ड्रिया, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, क्या, डीएनए पाया जाता है। तो कई बार एग्जाम में क्या दिया होता है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, हमें केंद्रक नहीं दिया होता, तो हमें क्या ध्यान रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ऊर्जा घर भी कहा जाता है इसे कोशिका का। ये क्या काम करता है, उसके अंदर ऊर्जा बनाने का काम करता है। और कोशिका की ऊर्जा कौन सी होती है, जो हम ऊर्जा यूज करते हैं, वो किस में होती है, एटीपी में होती है। किस में होती है, एटीपी में। इससे पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ इसके बारे में। और माइटोकॉन्ड्रिया को हमें याद कैसे रखना था, माइक्रोवेव से। तो वो सारी चीज़ें आपने पिछली वीडियो में देख लेनी है। अब हम बात करते हैं आरएनए। तो आरएनए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, एक तो ये कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि केंद्रक में ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, केंद्रक में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, एक तो केंद्रक में, केंद्रक जो हम बात कर रहे हैं आरएनए की, केंद्रक, और कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, में पाया जाता है, पाया जाता है। मुख्य रूप से इसका ध्यान रखना कि मुख्य रूप से, कई बार एग्जाम में क्या होता है कि मुख्य रूप से आरएनए कहाँ पाया जाता है, मुख्य रूप से आरएनए कहाँ पाया जाता है। तो हमें क्या याद रखना है, कोशिका द्रव्य में। किसमें, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, साइटोप्लाज्मा। कई बार क्या लिखा होता है, कोशिका द्रव्य की जगह पे क्या लिखा होता है, साइटोप्लाज्मा लिखा होता है, साइटोप्लाज्मा। तो साइटोप्लाज्मा में क्या पाया जाता है, हमारा आरएनए पाया जाता है। आरएनए साइटोप्लाज्मा और केंद्रक में, और जो डीएनए हमारा कहाँ, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में। कई बार क्या होता है कि इनमें से किस भाग के पास अपना डीएनए होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है। क्लियर है यहाँ तक? अगर समझ आ रही है बच्चे तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और बात करते हैं कि आखिर ये डीएनए और आरएनए है क्या, क्योंकि हमारे में से कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको आज तक डीएनए और आरएनए का ही नहीं पता चलता, तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है। कुछ चीज़ें हम इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं कि डीएनए जो है, देखो क्षार और अम्ल आपने कभी ना कभी सुना होगा कि एक होता है क्षारीय, क्योंकि जो हमने पीएच स्केल पढ़ा होगा आपने कि एक पीएच स्केल होता है जिसके अंदर पीएच वैल्यू, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच स्केल होता है जिसके अंदर, जिसको 3 भागों में बांटा जाता है। 0 से, एक होता है 0, 7 और 14, 3 भागों में बांटा जाता है। 7 से ऊपर की जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, क्षारीय होती हैं, और जो 7 से कम होती हैं वो क्या होती हैं, अम्लीय होती हैं। और इसके अंदर जो हमारा डीएनए और आरएनए में, इसमें कौन सा होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है। लेकिन इसमें कुछ क्षार भी होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। तो आप लिखें कि सबसे डीएनए में 4 नाइट्रोजन युक्त क्या पाए जाते हैं, डीएनए में। देखो डीएनए एक चीज का तो बना नहीं हुआ, हर चीज किसी ना किसी चीज से मिलके बनती है। पहली बात क्या होती है कि किसी ना किसी चीज से मिलके बनती है। तो डीएनए भी काफी चीजों से मिलके बना है। एक तो न्यूक्लिक अम्ल है इसमें, और क्या क्या होता है इसमें, क्षार कौन कौन से होते हैं, तो हम ये पूछ लेते हैं। तो डीएनए में जो क्षार है, 4 क्षार होते हैं। कौन से, 4 नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं। लिखते जाओ, मैं पूरा समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट होता है एडेनिन। कौन सा, एडेनिन। सेकंड होता है थायमिन, थायमिन। थर्ड होता है ग्वानिन। कौन सा, ग्वानिन। और जो लास्ट है हमारा वो होता है साइटोसिन, साइटोसिन। ये 4 क्या होते हैं, इसमें क्षार होते हैं, नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं। और अगर बात करें आरएनए की, तो आरएनए में आपको ज़्यादा ध्यान किस में रखना है, आरएनए में थायमिन नहीं होता। क्या नहीं होता, थायमिन नहीं होता। थायमिन की जगह पे क्या होता है, थायमिन की जगह पे होता है यूरेसिन। थायमिन
की जगह यूरेसिन होता है। अब क्या पूछते हैं हमें एग्जाम में, हमें पूछा जाएगा कि इनमें से डीआरएनए में कौन सा जो है क्षार नहीं पाया जाता, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, थायमिन नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, थायमिन। डीएनए में कौन सा नहीं पाया जाता, यूरेसिन। कौन सा नहीं पाया जाता, यूरेसिन। तो यूरेसिन और थायमिन जो है दोनों के अंदर डिफरेंस है। बाकी जो चारों क्षार, बाकी जो 3 क्षार हैं वो सारे आरएनए में पाए जाते हैं, लेकिन थायमिन की जगह पे इसमें क्या पाया जाता है, यूरेसिन पाया जाता है। समझ आ रही है मेरी बात की। तो ये बात आपको हमेशा क्या रखनी है। देखो बच्चे, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन एक भी नहीं छूटना चाहिए। आज का टाइम जो है आपको हर पहलू से सीखना होगा, फिर ही आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। अगर आप अच्छे से नहीं सीख सकते तो बच्चे आप नौकरी का सपना लेना छोड़ दो। हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो डीएनए और आरएनए ये कई चीज़ों से मिलकर बना है। इसमें एक तो होता है न्यूक्लिक अम्ल, और क्या होते हैं, 4 होते हैं इसके अंदर क्षार होते हैं। थायमिन जो है वो दोनों में क्या होता है, अलग अलग होता है। उसमें यूरेसिन होता है, इसमें थायमिन होता है, इसमें थायमिन होता है डीएनए में। अब बात करते हैं इनके कार्य क्या क्या होते हैं। कार्य की बात करते हैं कि डीएनए क्या करता है और आरएनए क्या करता है। आरएनए क्या करता है, डीएनए का काम पहले मैं आपको बता दूं। देखो हमारे अंदर क्या होता है कि जो भी बच्चा होगा उसके अंदर उसके माता पिता के जितने भी गुण हैं वो सारे उसके अंदर होते हैं। आपने कई बार डीएनए टेस्ट भी सुना होगा कि जिससे क्या पता लगाया जाता है कि बच्चे के माँ बाप कौन है। तो डीएनए का काम क्या हुआ कि डीएनए के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है माँ बाप के, मतलब जो बच्चा पैदा होगा वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, बच्चे के अंदर जो गुण आने हैं वो सारे किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, डीएनए के ऊपर। कि आप ये मान के चलो कि हमारे अंदर जो डीएनए है उसके पास हमारी पूरी इंफॉर्मेशन है। क्या है, हमारी पूरी इंफॉर्मेशन है कि हमारे बालों का कलर कैसा है, हमारी आंखों का रंग कैसा है, हम बोलते कैसे, हमारी आवाज़ कैसी है, हमारा साउंड सिस्टम कैसा है, ये सारी चीज़ें किसके पास है, डीएनए के पास। और डीएनए के ऊपर कुछ चीज़ें लगी होती हैं जिनका नाम अलग अलग होता है। उनके मतलब आपको क्या ध्यान रखना है कि केंद्रक हुआ कोशिका का दिमाग, और दिमाग मैनेजर हुआ तो मैनेजर के पास क्या है, एक फाइल है, एक बड़ी फाइल है। कौन सी, डीएनए। और डीएनए फाइल के बीच क्या है, हमारी सारी इंफॉर्मेशंस है। डीएनए फाइल के बीच में क्या है, हमारी सारी इंफॉर्मेशन है। तो डीएनए का काम क्या होता है, अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाना। मतलब हमारे जो गुण हैं उनको कहाँ लेके जाना, हमारी आने वाली संतान के अंदर लेके जाना। जैसे हमारे दादा दादी के गुण हमारे पिता में थे, हमारे माता पिता के गुण हमारे अंदर है, तो ये सारा काम कौन करता है, डीएनए करता है। कौन करता है, डीएनए। तो डीएनए का कार्य क्या होता है, अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाना, दूसरी पीढ़ी में लेके जाना। समझ आ रही है कि इसका काम क्या है, डीएनए का। डीएनए का काम होता है क्योंकि जब भी माँ बाप की अगर पता लगाना हो तो क्या चेक किया जाता है, डीएनए। तो आपको हमेशा याद रखना है कि डीएनए अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाता है। और आरएनए का काम क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं। तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्या, प्रोटीन बनाना और उसका संश्लेषण करना। क्या करना, संश्लेषण करना। बात समझ आ रही है। डीएनए का कार्य अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके आना, आरएनए का काम प्रोटीन बनाना और प्रोटीन का क्या करना, संश्लेषण करना। समझ आ रही है मेरी बात की। अब बात सुनना मेरी कि देखो आरएनए में जो आर होता है ना, आर का मतलब होता है राइबोस। क्या होता है, राइबोस। और राइबोस का मतलब ही क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो राइबोस का मतलब क्या होता है, प्रोटीन। तो इसका काम क्या होगा, प्रोटीन बनाना और उसका क्या करना, संश्लेषण करना। अब बात सुनना कि जो क्रोमोसोम हमारे शरीर में क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं, गुणसूत्र। आपने कभी ना कभी लाइफ में जरूर सुना होगा गुणसूत्र नाम का शब्द, कि हमारे शरीर में क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। तो वो गुणसूत्र कहाँ पे होते हैं कि देखो गुणसूत्र कहाँ पे होते हैं, तो गुणसूत्र इसको क्रोमोसोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। डीएनए के ऊपर लगे होते हैं, डीएनए के ऊपर लगे
होते हैं। देखो ये था हमारा छोटा सा केंद्रक, ये क्या था केंद्रक, हम चलो बड़ा ले लेते हैं, ये था केंद्रक। इसके अंदर जो डीएनए होता है, ये है डीएनए। एक बात और याद रखना कि डीएनए क्या होती है, द्विमीय संरचना होती है। क्या होती है, द्विमीय। और ये जो होती है आरएनए क्या होती है, एक विमीय संरचना होती है। आरएनए ऐसे होता है एक, और ये द्विविमीय। ये क्या होता है हमारा डीएनए। और डीएनए के ऊपर हमारे क्या लगे होते हैं, ऐसे करके आप ये मान लो कि क्या लगे होते हैं, क्रोमोसोम, मतलब गुणसूत्र लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, गुणसूत्र ऐसे चिपके होते हैं। किसके ऊपर, डीएनए के ऊपर। किसके ऊपर चिपके होते हैं, डीएनए के ऊपर। तो डीएनए के ऊपर क्या लगे होते हैं, गुणसूत्र। और गुणसूत्र हमारे शरीर में कितने होते हैं, आपको पता होगा कि 23 जोड़े होते हैं। क्या होते हैं, गुणसूत्र के 23 जोड़े होते हैं। तो ये सारे हम आगे करते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं कि क्रोमोसोम। अब बात की थी गुणसूत्र, और गुणसूत्र के ऊपर क्या लगे होते हैं, गुणसूत्र के ऊपर जीन लगे होते हैं। गुणसूत्र के ऊपर जीन लगे होते हैं, जीन लगे होते हैं। हम क्रोमोसोम और जीन की बात करते हैं, गुणसूत्र और जीन की। फिलहाल आप एक बार इतना लिख लो। अब हम बात करते हैं हमारे आरएनए की। तो आरएनए का क्या काम होता है, आरएनए का सिर्फ काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना। हमारे ये प्रोटीन कौन से बनाता है, आपको पता होगा कि हमारे शरीर को प्रोटीन की ज़रूरत रहती है। हमारे शरीर को कितने प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो हमारे शरीर को ज़रूरत होती है 22 प्रोटीन की। कितने की, 22 प्रोटीन की, 22 प्रोटीन। और उनमें से जो 12 प्रोटीन है, 12 प्रोटीन शरीर बनाता है। कौन बनाता है, शरीर। शरीर मतलब आरएनए बनाता है, शरीर बनाता है 12। ठीक है। और अगर हम बात करें 10 प्रोटीन जो है वो हमें कहाँ से लेने पड़ते हैं, बाहर से लेने पड़ते हैं, बाहर से लेने होते हैं। ठीक है। कि हमारे शरीर को कितने प्रोटीन की ज़रूरत होती है, 22 प्रोटीन की। उसमें से कितने प्रोटीन जो है हमारा शरीर बनाता है, मतलब आरएनए बनाता है 12 प्रोटीन। और जो 10 प्रोटीन है वो हमें कहाँ से लेने पड़ते हैं, वो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। तो ये सारी बातें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है कि आरएनए का काम सिर्फ क्या है, प्रोटीन बनाना। और डीएनए का काम क्या है, हमारे आनुवांशिक गुणों को आगे लेके जाना। क्योंकि देखो हमारा अगर देखो लड़का लड़की पैदा होना किस पे डिपेंड होता है, गुणसूत्र पे डिपेंड होता है। और गुणसूत्र किसके पास है, हमारे डीएनए के पास। लड़का लड़की गुणसूत्र डीएनए के पास है। उसके बाद उसके पास क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं, गुणसूत्र। और गुणसूत्र के अंदर क्या होती है, अब आपको ये क्या ध्यान रखना है कि मैनेजर के कंप्यूटर में क्या है, एक फोल्डर है। क्या है, एक फोल्डर। फोल्डर किस चीज का, डीएनए नाम का एक फोल्डर है। क्या है, मैनेजर कौन, हमारी केंद्रक। केंद्रक के पास क्या एक फोल्डर है, डीएनए। डीएनए खोलता है तो वहां पे क्या दिखते हैं उसको, क्रोमोसोम्स दिखते हैं जिसमें जोड़े बने हुए हैं। और अगर वो जोड़ों को खोल के देखता है तो हर एक जोड़े के अंदर क्या है, जीन है। हर जोड़े के अंदर क्या है, जीन नाम की एक फाइल है। क्या है, जीन नाम की एक फाइल पड़ी है। और उस फाइल के अंदर सारी चीजें लिखी हुई हैं। क्या लिखा हुआ है कि जिसका वो डीएनए है उसका रंग कैसा है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी आवाज़ कैसी है। तो जितने भी गुण होते हैं वो सारे किसके अंदर होते हैं, हमारे जीन के अंदर। तो आपको क्या याद रखना है कि जीन के पास हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है। हमारे शरीर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी किसके पास होती है, हमारे जीन के पास होती है। किसके पास होती है, जीन के पास। और गुणसूत्र का काम क्या होता है, सिर्फ इतना करना कि लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगा। ये किस पे डिपेंड होता है, गुणसूत्र पे। और डीएनए के पास ये सारा कुछ होता है। और जब भी क्या होता है, नेक्स्ट कोशिका का बनना होता है, मतलब कि जब माता और पिता में क्या होता है, प्रजनन होता है, उसके बाद जो नया बच्चा बनना है उसके लिए क्या होता है कि ये डीएनए जो होता है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, नेक्स्ट कोशिका के अंदर चला जाता है। कि जो आने वाला बच्चा है वहाँ पे क्या ट्रांसफर होता है, हमारा डीएनए चला जाता है। और डीएनए क्या बनाता है, वहाँ पे नई कोशिकाएं बनाता है। और उन कोशिकाओं को में डिसाइड करता है कि कितने गुण उसने पिता के देने, कितने माता के देने। उसके पास दोनों के मिल जाते हैं। उसको समझ आ रही है मेरी बात की, कि दोनों मिलने के बाद तो जब भी कोशिका का विभाजन होता है तो हमारा क्या आगे ट्रांसफर होता है, हमारा डीएनए आगे ट्रांसफर होता है। तो ये बात आपको हमेशा क्या रखनी है, याद रखनी है। हमें ज़्यादातर क्वेश्चन क्या आता है कि अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम कौन करता है, हमारा डीएनए। डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए के ऊपर क्या लगा होता है, गुणसूत्र लगे होते हैं। और गुणसूत्र के ऊपर क्या होते हैं, हमारे जीन होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने ये था हमारा
डीएनए, डीएनए के ऊपर क्या है हमारे, ये क्या है, गुणसूत्र है, गुणसूत्र के ऊपर छोटे छोटे क्या लगे हुए हैं, जीन लगे हुए हैं। जीन क्या है, ये फाइल है, ये अंदर जाके जीन के पास इंफॉर्मेशन होती है किसकी, कोशिका की सारी इंफॉर्मेशन होती है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर है। अब चलते हैं आगे कि हमें पता चला कि आरएनए का काम क्या है, प्रोटीन बनाना, डीएनए का काम है अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाना। अब हम बात करते हैं आरएनए की कि आरएनए में काम कैसे चलता है। आरएनए होते हैं हमारे 3 तरह के, कितने तरह के होते हैं आरएनए, 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट जो आरएनए कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, 3 प्रकार के आरएनए। कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट होता है हमारा आपने कभी ना कभी देखा होगा mRNA, mRNA, ठीक है, मैसेंजर आरएनए, mRNA मैसेंजर आरएनए। अगर हिंदी में बोलें तो संदेशवाहक, कौन सा, संदेशवाहक, संदेशवाहक आरएनए। सेकंड हमारा कौन सा होता है, tRNA, tRNA, ट्रांसफर, मतलब हम बात कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट बोल दो आप कि ट्रांसफर करने वाला, ट्रांसफर करने वाला, एक चीज को दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने वाला। थर्ड जो हमारा होता है वो होता है rRNA, rRNA। 3 तरह के हमारे कौन कौन से होते हैं, M मैसेंजर, T ट्रांसफर, और R का काम क्या होता है, rRNA जो होता है इसका काम होता है कि सहायता करना किसी चीज़ में, क्या करना, हेल्पर बोल सकते हो आप इसे, बस हेल्पर ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं क्या होता है। देखो जो संदेशवाहक है इसका काम क्या होता है कि ये जाता है हमारे किसके पास, डीएनए के पास, किसके पास, डीएनए के पास जाता है संदेश लेके आना। इस आरएनए का किसके ऊपर डिपेंड होता है, डीएनए। केंद्र के अंदर क्या, केंद्र क्या है, मैनेजर है। मैनेजर हमारी इंफॉर्मेशन किसको देता है कि डीएनए को, डीएनए फाइल में होती है सारी, तो डीएनए फाइल के पास जाके आरएनए मैसेंजर जो है इसका काम क्या होता है कि डीएनए से पूछना कि कितने प्रोटीन की ज़रूरत है, क्या पूछ के आना, ऑर्डर लेके आना। ऑर्डर लेके आता है ना कि वहाँ से ये क्या करता है, मैसेंजर जो mRNA ये क्या करता है, ऑर्डर लेके आता है। तो क्या लिखना है आपको कि यह डीएनए के आदेश पर क्या करता है, अमीनो अम्ल निश्चित क्रम में बनाता है, निश्चित अमीनो अम्ल का निश्चित क्रम बनाता है। मतलब डीएनए ने इसको आदेश दिया कि मुझे इतने प्रोटीन की, इस प्रोटीन की क्या है ज़रूरत है, मुझे इस प्रोटीन की इतनी ज़रूरत है, इसकी इतनी ज़रूरत है, इसकी इतनी। तो इसने क्या बनाया, इसने एक ऑर्डर लिया। ऑर्डर लेने वाला क्या करता है, एक लिस्ट बना लेता है। तो mRNA क्या करता है, उसका एक लिस्ट तैयार करता है और उसके बाद वो किसके पास जाता है, rRNA के पास। किसके पास, मतलब उसने जाके आरएनए को इंफॉर्मेशन दी कि इतना हमें क्या करना है, हमें इतना क्या करना है, प्रोटीन बनाना है इस तरह का। मैंने अभी कितने 22 टाइप का बताया, 12 टाइप का हमारे शरीर में बनेगा, तो 12 टाइप का कितना चाहिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन mRNA लेके आता है। किससे लेके आता है, डीएनए से लेके आता है। उसके बाद rRNA क्या करता है, राइबोज के निर्माण में सहायता, और मुख्य आरएनए और क्या करता है, यह प्रोटीन के निर्माण में क्या करता है, ये प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है। मतलब rRNA क्या करेगा, ये बनाएगा, बनाने का काम करेगा। rRNA प्रोटीन के निर्माण में या राइबोज के निर्माण में क्या करता है, हमारी इसकी सहायता करता है। किसकी, आरएनए की सहायता करता है। ऑर्डर लेके आया, ऑर्डर को बनाया किसने, rRNA ने क्या किया, ऑर्डर को बना दिया, और उसके बाद क्या होता है, ये ट्रांसफर करता है। क्या करता है, ट्रांसफर। जो बन गया है, बन चुका है, जो जितना भी आरएनए मतलब प्रोटीन बन चुका है, राइबोज बन चुका है, उसको क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम। मतलब जिन जिन भागों को जितना चाहिए था वो सारा क्या करता है, ये वहां पे tRNA पहुंचाने का काम करता है। तो लिख लो कि यह प्रोटीन के अमीनो अम्ल को देखो
ट्रांसपोर्ट का काम क्या होता है? tRNA, जितना अमीनो अम्ल प्रोटीन संश्लेषण के लिए चाहिए उसे क्या करता है? यह राइबोस तक पहुंचाता है। क्या हुआ? mRNA ने क्या लेके आया? mRNA मैसेंजर था, मैसेज लेके गया। DNA ने बताया, DNA से मैसेज लेके आया। उसके बाद क्या हुआ? सामान की ज़रूरत पड़ी। किसकी ज़रूरत पड़ी? सामान की ज़रूरत पड़ी। वो सारा सामान कौन लेके आया? ट्रांसपोर्ट के टी से आप ट्रांसपोर्ट याद रखना। ट्रांसपोर्ट क्या करेगा कि हमें इतने सामान की ज़रूरत है कि हमें ये तैयार करना है, तो ये tRNA क्या करके आया? सामान लेके आया। उसके बाद जो rRNA था, इसने क्या तैयार किया? अमीनो अम्ल, जो राइबोस प्रोटीन हमें चाहिए था, उसने क्या किया? उसका प्रोटीन बनाया। अब ये क्या हुआ? जो बनाने वाला मेन होता है ना, बाकी चाहे चेंज होते रहे कोई बात नहीं, लेकिन जो बनाने वाला है वो क्या होता है? मेन होता है। तो rRNA यह क्या है? यह मुख्य RNA। क्या है? मुख्य RNA है। और सबसे छोटा भाग है किसका? RNA का सबसे छोटा भाग है। अब मेरी बात सुनो कि RNA कितने टाइप के हुए? 3 टाइप के। कौन कौन से? T हुआ, R हुआ, और हमारा कौन था? M क्या लेके आता है? मैसेज लेके आता है। ट्रांसपोर्ट क्या पहुंचाता है? वहाँ पे माल पहुंचाता है। और उसके बाद rRNA क्या करता है? उसे बनाता है। तो rRNA को आपने क्या याद रखना है कि यह मुख्य RNA है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है बच्चे, किसी भी तरह की वहाँ पे गलती आपको नहीं करनी है। अब हम बात करते हैं हमारे गुणसूत्र की। क्लियर है यहाँ तक बच्चे? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो बच्चे इसे लाइक ज़रूर कर दें। अगर नहीं समझ आ रही तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि सर हमें यहाँ से प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं गुणसूत्र क्या होते हैं? देखो, गुणसूत्र क्या होते हैं कि हमारे शरीर के अंदर, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जो पहली बात कि गुणसूत्र कोशिका में कहाँ होते हैं? DNA के ऊपर लगे होते हैं। इतना तो क्लियर है ना कि गुणसूत्र कहाँ होते हैं? कोशिका के ऊपर लगे, हमारे DNA के ऊपर लगे होते हैं। DNA कहाँ होता है? हमारे केंद्रक में होता है। केंद्रक कहाँ होता है? कोशिका के अंदर होता है। अब हम बात करते हैं कि गुणसूत्र होते कितने हैं। तो गुणसूत्र आप हमेशा याद रखना कि हमारे शरीर, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, तो उसके अंदर कितने जोड़े होते हैं? जो गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, 23। और एक बात और ध्यान रखना है कि ये हमेशा जोड़े में होंगे। जोड़े का मतलब कि 2-2 होंगे। मतलब 23 जोड़े में है तो कितने हो गए टोटल कितने हो गए? 46 हो गए। कितने हो गए? 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं हमारे अंदर? 46 गुणसूत्र, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। और एक बात और याद रखना कि आपने सुना होगा XY नाम का सुना होगा, गुणसूत्र होता है जो लड़का और लड़की को निर्धारित करता है। तो आपको याद रखना है कि गुणसूत्र 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं ऑटोसोम गुणसूत्र, और एक होता है एलोसोम। देखो, ऑटोसोम जो होते हैं ये कितने होते हैं? ये होते हैं 22 जोड़े। कितने? 22 जोड़े। कितने होते हैं? 22 जोड़े। और ये किस में होते हैं? लड़का लड़की दोनों में। दोनों में क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। 22 जोड़े एक से होते हैं, बिल्कुल लड़का और लड़की दोनों में होते हैं। ऑटोसोम हमें क्या आएगा एग्जाम में कि ऑटोसोम गुणसूत्र लड़के में पाए जाते हैं, लड़की में, दोनों में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं एलोसोम। कौन सा? एलोसोम जो गुणसूत्र है ये क्या होते हैं? दोनों में अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? दोनों में अलग अलग। अगर हम बात करते हैं लड़के की, तो लड़के में एलोसोम क्या होते हैं? XY होते हैं। क्या होते हैं? XY। और लड़की में एलोसोम क्या होते हैं? लड़की में एलोसोम जो होते हैं वो किस में होते हैं?
एक्स एक्स में, किस में होते हैं, एक्स एक्स में। और एलोसोम निर्धारित करता है कि आने वाला जो बच्चा है वो लड़का होगा या क्या होगी, लड़की होगी, वो लड़का होगा या लड़की होगी। और ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि हमेशा गुणसूत्र किस में होने चाहिए, जोड़ों में होने चाहिए। अगर 45 या 43 हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, आने वाली संतान को क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारे क्या होते हैं, देखो जब आने वाला बच्चा क्या होगा कि जब माता पिता के क्या मिलते हैं, गुणसूत्र मिलते हैं, तो ये 22 तो दोनों क्या मिलते हैं, सेम टू सेम मिलते हैं, दोनों में क्या मिलते हैं, 22 और 22 क्या मिलते हैं, सेम होते हैं, एक से होते हैं तो ये मिल गए। लेकिन जो लास्ट वाला गुणसूत्र हुआ जो हम एलोसोम की बात कर रहे हैं, तो ये होता है डिपेंड, मान लो ये लड़का है ये लड़की है, तो ये लड़की के, तो क्या होगा, इनमें से एक एक मिलेगा। मान लो ये मिला और ये मिला, ठीक है, क्या बना, एक्स एक्स क्या बन गया, लड़की बनी। तो आने वाला बच्चा क्या होगा, इसके ऊपर डिपेंड है। अगर मान लो लड़के का वाई मिल गया और लड़की का एक्स मिला, तो वाई एक्स, तो क्या बनेगा, लड़का पैदा होगा। एक्स वाई पे क्या पैदा होता है, लड़का, और अगर एक्स एक्स मिलता है तो क्या पैदा होती है, लड़की। तो ये बात भी आपको क्या रखनी है, हमेशा याद रखनी है। मेरी बात समझ आ रही है, एक्स वाई। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि भाई बच्चा, आने वाला बच्चा मेल होगा या फीमेल, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, पिता के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन हमारे समाज की क्या प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पे लड़की पैदा होने पर जो बहुएं होती हैं उनको क्या किया जाता है, उनको तंग किया जाता है। लेकिन ये डिपेंड किस पे होता है, ये डिपेंड होता है लड़के के ऊपर, लड़के के पिता के ऊपर। क्लियर है बच्चे, यहाँ तक क्लियर है, चलो वेरी गुड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा गुणसूत्र आपको पता चल गया कि कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, ऑटोसोम और एलोसोम। अब बात करते हैं कि जो जीन होते हैं, जीन के पास, जीन क्या एक फाइल है जिसके पास हमारी क्या है, सारी इंफॉर्मेशन है, ये जाके बताता है कैसी कोशिका तैयार करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं जीन। अब जीन के बारे में थोड़ी सी बातें ध्यान रख लेना कि ये क्या क्या है। सबसे पहले लिखना कि इसकी खोज किसने की, तो जॉनसन ने की। किसने खोज की इसकी, जॉनसन ने खोज की, खोज की किसकी, जीन की खोज किसने की, जॉनसन ने। और इसका सिद्धांत, इसका अध्ययन किसने किया था, इसके अध्ययन को, जीन के अध्ययन को इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, इसके अध्ययन को कहा जाता है आनुवांशिकी, आनुवांशिकी। और इसका पितामह किसे कहा जाता है, आनुवांशिकी का पिता, आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो मेंडल को कहा जाए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, आनुवांशिकी का पिता। आनुवांशिकी मतलब मैंने बताया ना, आनुवांशिक गुण होते हैं जो एक से दूसरे में जाते हैं। तो आनुवांशिकी का जो पिता है वो किसे कहा जाता है, मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मेंडल को कहा जाता है। अब मेरी बात सुनना कि हम क्या ध्यान में रखेंगे कि कोई मेंडल था, मेंडल ने क्या किया कि किसी को बताया कि हमारे अंदर ऐसे जीन होते हैं जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है हमारी। तो पहले का टाइम क्या था, अनपढ़ लोगों का था, वो तो भगवान के ऊपर विश्वास ज़्यादा करते थे और वो साइंस को नहीं मानते थे। तो हम क्या याद रखें, जब उसने बताया कि ऐसे अनुवांशिक गुण एक से दूसरे में जाते हैं तो लोग क्या बोलने लगे कि यह तो मेंटल है। क्या है ये, मेंटल है। तो मेंटल से उसको हमें क्या याद आ जाएगा, मेंडल है। जब किसी ने क्या बताया कि अनुवांशिक गुण एक से दूसरे में जाते हैं तो वो सब लोग उसे क्या बोलने लगे, मेंटल। तो मेंटल से हमें क्या याद आ जाएगा, मेंडल याद आ जाएगा। क्या याद आ जाएगा, मेंडल याद आ जाएगा। और इसने सबसे पहले अध्ययन किस पे किया था, मटर के दाने पे। मैंने आपको एक बात बताई थी, मटर के दाने का अध्ययन किया था। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अब ये मत सोच लेना कि अकेला इंसान ही जिंदा है, कोशिकाएं इंसान में। मैंने बोला जो भी चीज़ जिंदा है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं चाहे कुछ भी है। तो पेड़ पौधे भी किससे बने हैं, सेल से बने हैं, कोशिकाओं से। तो उनके अंदर भी क्या होता है, आपको पता है ना कि अगर मीठा फल, मान लो हमारे घरों में हम कोई भी प्लांट लगाते हैं तो हम मतलब जो उसका बीज लेके आते हैं वो किसका लेके आते हैं, जिसकी नस्ल अच्छी हो, जिस पौधे की नस्ल क्या हो, अच्छी हो। मान लो आपके घर में जामुन का पेड़ लगा, आपकी जामुन मीठी है, तो लोग क्या कहेंगे कि आपके जामुन का हमें क्या चाहिए, बीज चाहिए, उसके जैसा ही पौधा उगेगा। अगर मान लो कड़वी है तो उसके जैसा ही पौधा उगेगा। तो उनके अंदर भी क्या होती है, अनुवांशिकी होता है। तो ये सारी बातें आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना बच्चे कि जीन कहाँ पे होते हैं, हमारे क्रोमोसोम के ऊपर। किसके ऊपर, क्रोमोसोम के ऊपर क्या होते हैं, जीन। जीन के पास क्या होती है, सारी इंफॉर्मेशन होती है। जीन एक फाइल है जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है हमारे बारे में। क्रोमोसोम किसके ऊपर होते हैं,
डीएनए के ऊपर। किसके ऊपर होते हैं? डीएनए के ऊपर। डीएनए किस में होता है? केंद्रक में। किस में? केंद्रक में। और केंद्रक किस में होता है? कोशिका में। और आरएनए का काम अलग है। तो आज उम्मीद है आपको आरएनए और डीएनए की अच्छी से पहचान होगी और हमारे केंद्रक के बारे में भी आपको पता चल गया होगा। अगर यहीं पे आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं बच्चे, धीरे धीरे करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे। अगर आपको समझ आती है तो बच्चे अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। अगर किसी भी तरह का आपके मन में डाउट है तो आप हमें कमेंट में बता देना। और क्या करना है, अगर अच्छी लगती है ना बच्चे तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, ताकि मुझे पता चले कि आपको पसंद आती है मेरी वीडियोस। और क्या करना है आपको, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप सब्सक्राइब करें, उसके बाद आपने जाना है, जो भी आपने चाय पानी पीना है तो उसके बाद पीना है। और ऐसे ही अगर आपको वीडियोस चाहते हो और अच्छे तरीके से, या आपको और किसी सब्जेक्ट में वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपको ट्रिक्स बना के जो भी चैप्टर आपका है, जो आपको अच्छे से समझ नहीं आता, आप मेरे को कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से तरीके से समझा दूं। और अगर किसी भी तरह की कोई भी आपको डाउट रहा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। यहीं पे आज की वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।